अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेन स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल? जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैच था बिटवीन साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, जो कि साउथ अफ्रीका ने बहुत आसानी से विन कर लिया। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं बैटिंग की तरफ। साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में मोइज़ भाई, क्या आपका कहना है? देखिए, साउथ अफ्रीका की बैटिंग जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग्स ऑफ दिस टूर्नामेंट है, और आज फिर से उन्होंने एक प्रूफ करके दिखाया है। ऑल्दो उनके अर्ली विकेट्स हो गई थी ऊपर से, लेकिन फिर क्विंटन डी कॉक की जो क्लास है और जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है, पहले वो इनिंग्स को लेके जाते हैं, डीप लेके जाते हैं, और उसके बाद वो एंड पे जब वो फायर करना शुरू करते हैं तो बहुत आउट क्लास इनिंग्स। 176 रन उन्होंने स्कोर किया। आई गेस टू डबल सेंचुरी वो अचीवेबल थी उनकी, लेकिन वो एक बाउंड्री पे शार्प कैच ले लिया बांग्लादेश ने। और बहुत अच्छी इनिंग्स थी, और इस टाइम क्विंटन डी कॉक जो है वो हाईएस्ट रन गेटर बन गए इस वर्ल्ड कप के। उसके बाद जिस तरह की जो फॉर्म है वो हेनरिक क्लासन की लगी हुई है, वो हमने देखा। उन्होंने भी आज 90+ रन स्कोर किए और एक सेंचुरी को मिस कर दिया उन्होंने और आउट हो गए। लेकिन इंटेंट नज़र आता है, वो अपने पर्सनल माइलस्टोन गोल्स के लिए नहीं जा रहे होते हैं, वो टीम के लिए खेल रहे होते हैं। और जिस तरह उन्होंने फिर बैकफायर किया, बहुत डिस्ट्रक्टिव। हालांकि लग रहा था कि स्टार्ट के ओवर्स में जैसे बांग्लादेश ने कंटेन कर लिया था कि जो रन है वो 300 के राउंड अबाउट रहेंगे, लेकिन फिर उन्होंने जो एंड पे फायरिंग की है तो 380 वाज अचीवेबल, और बहुत 382 वाज अ वेरी गुड टोटल। और आई गेस कि इतने बड़े टोटल का प्रेशर बांग्लादेश टीम पे पहले ही आ चुका था। बॉलिंग की हम अगर बात कर ले बांग्लादेश की, तो इतनी ख़ास बॉलिंग हमें नज़र नहीं आई, और उनके स्पिनर्स भी इतनी कुछ डैमेज नहीं कर पाए। इस वजह से इतना बड़े रन्स जो हैं वो बोर्ड पे लग गए। जी, बॉलिंग की हमने बात की बांग्लादेश की, तो इनिशियली उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने मेहदी हसन मिराज से ओपन कराया बॉलिंग में, और क्योंकि वो क्विंटन डी कॉक की विकेट लेना चाह रहे थे, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने उनको सर्वाइव किया। लेकिन उसमें उन्होंने रसीवर्धन की विकेट ज़रूर ले ली, और शोरीफुल ने भी ऊपर से अच्छी गेंदें की, एक इंडे पर किया और हिरीजा हैंड्रिक्स को आउट कर दिया। स्टार्ट अच्छा था, पहले 10 ओवरों में 2 विकेट्स ले ली। उसके बाद फिर उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करने दी। प्रेशर इनफ नहीं डाल सके, और वो यानी कि प्रेशर डाल के विकेट्स नहीं ले सके। शाकिबुल हसन फ्लैट नज़र आए, विकेट्स उन्होंने एक ही ली, लेकिन उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके जिस तरह हम शाकिबुल हसन को देखते आ रहे हैं कि वो बिल्कुल ड्राई आउट कर देते हैं और फिर बैट्समैन उनके ऊपर चांस लेता है और आउट हो जाता है। स्पिनर्स का मिडल में रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि वो नहीं कर सके, और एंड पे फिर ज़ाहिर बात, अगर सेट बैट्समैन हो तो वो फिर आपको नहीं बख्शते, वो आपको मारते हैं, और जब फॉर्म में हो दोनों बैट्समैन तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कंटेन करना। बांग्लादेश को देखना पड़ेगा। उनकी फास्ट बॉलिंग में आज तस्कीन अहमद नहीं थे, लेकिन स्टिल फास्ट बॉलिंग इनिशियली काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एंड पर वो बहुत ज़्यादा रन उन्होंने लीक कर दिए। इस बारे में उनको देखना पड़ेगा कि तस्कीन के अलावा कौन सी ऑप्शंस है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बांग्लादेश की बैटिंग की तरफ आ जाते हैं। मोइज़ भाई, क्या समझते हैं कि कहाँ पे बांग्लादेश ने लैग किया? देखिए, बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर का जो स्टार्ट था, आई गेस कि पहले 5-6 ओवर्स वो विकेट बचा के खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर 8वें 9वें ओवर में जब मार्को जेंसन ने इकट्ठे ही 2 आउट कर दी है, तो एक किस्म का हमें कोलैप्स नज़र आया। उसके बाद बांग्लादेश गेम में वापस आया ही नहीं। जहाँ पे उनका टॉप ऑर्डर हो रहा वहाँ पे वो ह्यूज प्रेशर के अंडर आ गए, और जहाँ पे मिडिल ऑर्डर का स्टेप अप करने की ज़रूरत थी, शाकिबुल हसन, शांतो और हिरीदोय, इन बॉयज़ को स्टेप अप करने की ज़रूरत थी। जब आपका टॉप ऑर्डर फेल करता है, आपका रिलाय करते हैं मिडल ऑर्डर पे, लेकिन मिडल ऑर्डर बिल्कुल फेल कर गया। लेकिन और बिल्कुल ही मैच एक किस्म का वन साइडेड हो गया। 80 फॉर 6 हो गए बांग्लादेश, और उसके बाद अगर आप 380+ चेस कर रहे हो तो वो एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। वन पॉजिटिव थिंग फॉर बांग्लादेश वाज महमूदुल्लाह रियाद, जिन्होंने साइड में अपना कम किया और आज एक मैग्निफिसेंट सेंचुरी स्कोर की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू महमूदुल्लाह फॉर हिज माइलस्टोन। बहुत अच्छी इनिंग्स थी, इंटेंट के साथ खेल रहे थे। जानते दूसरे एंड पे बॉलर है, विकेट्स गिर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गेम को चलाए रखा, सेंचुरी स्कोर की विद स्ट्राइक रेट ऑफ 100। बहुत अच्छी इनिंग्स थी। और आई गेस के एक जो लोअर ऑर्डर से इंटेंट नज़र आई, और काफ़ी डैमेज कंट्रोल करके गए। जहाँ पे ये लग रहा था कि बांग्लादेश जो है वो 100-150 रन पे ऑल आउट हो जाएगी, वहाँ पे वो उनको 200 से अबव ले गए, और अपने नेट रन रेट को जो डैमेज था उस पर काफ़ी कंट्रोल किया। सो गुड इनिंग्स बाय महमूदुल्लाह रियाद, हु इज़ डूइंग हिज कम बैक इन टू द साइड। सो एक पॉजिटिव थिंग आज थी बांग्लादेश टीम के लिए।
उसके बाद जो अगर हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात कर लें तो डेट वाज एक्सेप्शनल। ऊपर से जो है वो आउट उन्होंने किए, मार्को यैंसन ने किए, रबाडा ने किए, उसके बाद केशव महाराज ने एक विकेट ली, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। डेप्थ बॉलिंग साउथ अफ्रीका की जो है वो इतनी ख़ास हमें नज़र नहीं आई, जो पिछले मैचेस में भी जिस तरह होते हैं वो डेप्थ में रन्स कंसीड कर देते हैं, तो आई गेस इस चीज़ पे उनको वर्क करने की ज़रूरत है। जी, महमूदुल्लाह की आपने बात की, काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी। आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा डाउन खेल रहे हैं, 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, जबकि उनको 5वें या 6ठे नंबर पे मुशफ़िकुर रहीम के बिल्कुल बाद आना चाहिए, ताकि वो अगर मिडल ऑर्डर में थोड़ा-सा कोलैप्स भी हुआ हुआ तो उसको कंट्रोल कर सके। अभी तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हैं 8वें नंबर पे। वो इस तरह के बैट्समैन नहीं है कि वो 8वें नंबर पे आएँ, उनको चाहिए कि उनको 5वें 6ठे नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं और अच्छे बैट्समैन हैं। सो ये भी बांग्लादेश को देखना पड़ेगा कि उनका नंबर चेंज किया जाए, ताकि जो आपके जूनियर बैट्समैन है वो अगर छठे 7वें नंबर पे भी आएँ तो फिर भी हिटिंग के लिए आसानी है, बजाय ये कि आपका एक्सपीरियंस बैट्समैन 7वें 8वें नंबर पे आए। अगर वो 5वें या छठे नंबर पे आते हैं तो उससे भी इनिंग्स को बिल्ड करने में मिडल के अंदर काफ़ी आसानी होगी बांग्लादेश को। जी, ऐसे ही है, लेकिन ये जिस इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो ऑन फील्ड कैप्टन के उस पे होते हैं, और टीम का माइंडसेट क्या है कि किस प्लेयर को क्या रोल असाइन करना है। तो आई गेस बांग्लादेश की टीम ने इस टाइम उनको जो है वो एज अ फिनिशर रखा हुआ है, और उनको लगता है कि उनके जो यंग बैट्समैन हैं वो मिडल ऑर्डर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई गेस ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैप्टन एंड पे होती हैं कि शकीब उल हसन क्या समझते हैं कि उनका जो प्लेयर है वो किस जगह पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमने लास्ट मैचेस में भी देखा वो 40-40 50 हर मैच में स्कोर कर रहे थे। आज उनको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर्स मिल गए थे, बच गए थे पीछे, तो उनको वो चांस मिला, उन्होंने उसको अपनी 100 में कन्वर्ट किया। तो टीम प्लान के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है सारी। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की जिस तरह डेथ बॉलिंग की हमने बात की, अभी उस तरह टेस्ट नहीं हुई। एक नेदरलैंड्स के मैच में टेस्ट हुई थी और उसमें फिर उन्होंने इस तरह आखिरी 10 ओवर में बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए थे। सो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है कि डेप्थ में अगर सेट बैट्समैन खड़े हुए हैं तो साउथ अफ्रीका की डेथ बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है अनरेख नोकिया के बगैर। रबाडा कर लेते हैं, लेकिन जब रबाडा को स्कोर पड़ने लगता है तो फिर वो भी नहीं रुकते, वो फिर उनको भी काफ़ी स्कोर पड़ता है। सो इसके बारे में भी आप समझते हैं कि इनको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ प्लान करना पड़ेगा? देखें, आज रबाडा ने जो डेप्थ बॉलिंग की वो महमूदुल्लाह को कर रहे थे, तो अच्छे ही यॉर्कर्स कर रहे थे, स्लो बाउंसर्स कर रहे थे। तो रबाडा तो आई गेस के अच्छा थे, लेकिन जब रबाडा को मार पड़ती है तो आई गेस दूसरे एंड से इनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है। ऑल्दो आया लुंगियन गिडी की जगह लिजार्ड विलियम्स को खिलाया, उन्होंने अच्छा स्पेल किया, 2 विकेट्स भी ली, लेकिन स्टिल अर्ली डेज फॉर लिजार्ड विलियम्स, क्योंकि उनका आई गेस आज दूसरा मैच था उनका। तो और मार्को जेनसन भी यंग बॉलर हैं, तो उनकी जब बॉलिंग टेस्ट होगी किसी ऐसी प्रेशर सिचुएशन में, अभी तो आपके बैट्समैन आपको रन्स करके दे रही हैं, आपको 350 प्लस ही हर मैच में देखने को मिला साउथ अफ्रीका का। जिस दिन आपको 250 270 280 आप डिफेंड कर रहे होंगे, और सामने से कोई बैट्समैन पार्टनरशिप लगा के टिक जाएगा, जैसे आज महमूदुल्लाह खड़े हो गए, फिर आपका असल टेस्ट है कि आप उस दिन कंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो और एज अगर आप चैंपियन टीम है, आप वर्ल्ड कप उठाना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी सारी बेसिस कवर रखनी पड़ेंगी, और ये टेस्ट भी आपके आगे अगले मैचेस में ज़रूर आएगा। सो आप समझते हैं कि नेक्स्ट आगे वाले मैच में, क्योंकि अब अच्छी पोजीशन पे आ गई है टीम साउथ अफ्रीका, इनको चाहिए कि अपनी बॉलिंग को भी टेस्ट करें, पहले बॉलिंग करके देखें। जो बड़ी टीम्स के साथ इनके मैच है, जिस तरह अभी इनका मैच इंडिया के साथ भी होना है, सो उसमें इनको चाहिए कि ये पहले बॉलिंग करें और बैटिंग को चेज़ में टेस्ट करें, क्योंकि चेज़ में इनकी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सो सेमीफाइनल से पहले इनको ये भी चीज़ें भी सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। देखें, आई गेस जितने मैचेस अभी तक अफ्रीका जीता वो बैट फर्स्ट करके जीता है, और जो एक हारा है वो चेज़ में हारा है। तो ये चीज़ ज़रूर डिपेंड करती है ऑन गोइंग टूर्नामेंट में, लेकिन आई गेस कि पहला जो प्रायोरिटी बेस है वो है क्वालिफिकेशन। जब आप एक दफ़ा क्वालिफाई कर देते हैं सेमीफाइनल्स के लिए, उसके बाद आप ये चीज़ें ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस और बेंच स्ट्रेंथ सारा कुछ टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले साउथ अफ्रीका जैसे टीम जो बड़े स्टेज पे आके चौक कर देती है, उसके लिए पहले ज़रूरी है क्वालिफिकेशन। आप क्वालिफाई करके सेफ हो जाएं, उसके बाद आप चीज़ें टेस्ट करें, उसमें ऑब्वियसली आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन द डे नॉकआउट गेम्स में आपको कोई भी सिचुएशन आ सकती है और आपको उसके लिए रेडी रहना होता है। सो ये आज का मैच था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश। कल एक और मैच है ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं कि कल ऑस्ट्रेलिया किस माइंडसेट से आएगा?
देखिए ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक 2 गेम्स विन करके आया है, तो और पाकिस्तान वाली जो गेम उन्होंने विन किया उसमें उनकी बैटिंग बहुत फ्लरिश किया है। ऊपर से रन्स आए हैं जो आ नहीं रहे थे, वार्नर के रन्स आए, मिचेल मार्श के रन्स आए। उसके बाद ऑल्दो के मिडल ऑर्डर एकदम से वो 9 विकेट्स लूज़ कर गए, लेकिन ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर रन्स आए हैं। और जैसा कि आप न्यूज़ आ रही है कि ट्रेविस हेड इज़ फिट टू प्ले, और स्टीव स्मिथ की जिस तरह की डिसेंट परफॉर्मेंस रही है, तो आई गेस कि कल स्टीव स्मिथ की जगह ट्रेविस हेड को भी चांस दिया जाएगा। तो काफ़ी बैटिंग स्ट्रेंथ है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास। और कंसर्निंग पॉइंट इज़ के वो स्पिन के अगेंस्ट कैसे फंसते हैं, और जो हमने देखा है इस टूर्नामेंट में नेदरलैंड्स की स्पिन, आर्यन दत्त, रॉला वैंडर मवे, कॉलिन एक्रमैन बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टीम्स को फंसा चुके हैं, टफ टाइम दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका को अपनी स्पिन से ही उन्होंने मैच जो है वो वन साइडेड कर दिया था। तो कल अगर नेदरलैंड्स इनफ रन्स ऑन द बोर्ड कर देता है, तो आई गेस के नेदरलैंड्स ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि वो किसी भी टीम को जो है ऑन द डे अपसेट कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को एज अ लाइटली मैच नहीं लेना, बल्कि आपको पूरे इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जीतने के लिए, क्योंकि इजी विन नहीं होने वाली है। और आई गेस के अपसेट्स का भी एक रिवाज चल रहा है, तो कोई पता नहीं कि कल अपसेट भी हो सकता है। सो जिससे आपने कहा कि स्पिन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्पिन पे स्ट्रगल करता है, तो हमने ये देखा था वार्म अप मैच में नेदरलैंड्स स्टार्क के अगेंस्ट बिल्कुल बेबस नज़र आए, बिल्कुल उनके ऊपर से 5 आउट हो गए थे। सो क्या समझती हैं कि कल वो स्टार्क को, हेजलवुड को, कमिंस को डील कर पाएंगे? देखें वार्म अप मैच में आप अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे, तो आई गेस के वार्म अप मैच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल गेम। तो एक्चुअल गेम्स में जो हमने परफॉर्मेंस देखी है नेदरलैंड्स की, वो हमने कुछ क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट देखी है। साउथ अफ्रीका का पेस अटैक बहुत अच्छा था, उसके बाद पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत अच्छा था, तो उसके अगेंस्ट भी वो 200 प्लस रन्स में तो जा ही रहे हैं। तो आई गेस के नेदरलैंड्स एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और जिस तरह का उनका मोराल बूस्ट हुआ है रिसेंट मैचेस से, आई गेस वो एक टफ टाइम देंगे और कल अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो लास्ट मैच में भी नेदरलैंड्स फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, जिससे हमने देखा श्रीलंका के अगेंस्ट उनके ऊपर से काफ़ी जल्दी 6 आउट हो गए थे। सो इस चीज़ को भी उनको देखना पड़ेगा कि मैक्स ओडाउड और विक्रमजीत सिंह अच्छे बैट्समैन हैं दोनों। सो सर्वाइव थोड़ा सा करना पड़ेगा विकेट के ऊपर, और अगर आप सेट होते हो तो फिर आपको काफ़ी अच्छा चांस मिलेगा। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं टॉप ऑर्डर की, लेकिन जो अभी तक एक उनका चीज़ नहीं चली, वो है उनके मिडल ऑर्डर में जो कॉलिन एक्रमैन है, जो बहुत वेल रिकग्नाइज्ड बैट्समैन है, उनकी तरफ से अभी तक हमें कोई ख़ास इनिंग नज़र नहीं आई। मैक्सो डाउड ऊपर से काफ़ी डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, लेकिन उनकी भी कोई रन्स हमें नज़र नहीं आए। लेकिन वन पॉजिटिव थिंग फॉर जो नेदरलैंड्स इन बैटिंग है, वो ये है कि उनका जो लोअर ऑर्डर है, मिडल लोअर ऑर्डर, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक मैच में हमने देखा कि स्कॉट एडवर्ड्स ने 80 प्लस रन स्कोर किए, और वो इनफ टोटल पे लेके गए उनको कि उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। और उसके बाद लास्ट मैच में हमने जो देखा, एंजल ब्रेच ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली। तो आई गेस कि वो ऊपर से अगर कोलैप्स भी कर रहे हैं, तो नीचे से उनका लोअर ऑर्डर उनको फुल सपोर्ट कर रहा है। और जिस दिन आई गेस टॉप ऑर्डर चल गया, तो दे विल बी डिस्ट्रक्टिव इनफ टू डू एन अपसेट। सो होप करते हैं कि कल एक अच्छा मैच हो और जो अच्छा खेले वो जीते। सो प्रेडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। आज हम दोनों ने साउथ अफ्रीका ली थी, सो 1 पॉइंट ईच टू बोथ ऑफ अस। कल की बात कर लेते हैं, कल किसको सपोर्ट करें? देखें कल मुझे लग रहा है कि नेदरलैंड को ही अपसेट करेगा, तो आई एम सपोर्टिंग नेदरलैंड। जी, मेरे कपड़ों से आपको लग रहा होगा कि मैं नेदरलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊँगा। सो ये हम दोनों की प्रेडिक्शन है। कल क्रॉस प्रेडिक्शन है, अगर मैं जीता हूँ तो फिर शायद लीड में थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन देखते हैं कि कल कैसा मैच होता है। सो गाइस, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन नेदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग सीमेंस स्पिन।